वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे विरोधाभास पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी हैरान करने वाला है। देखिए, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में आज लगभग हर बच्चा दाखिला ले रहा है। आंकड़े 100% के करीब हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे हाई स्कूल की उम्र तक पहुंचते हैं, लाखों छात्र अचानक सिस्टम से गायब हो जाते हैं। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? आज के इस आधिकारिक मास्टर क्लास में हम इसी मुद्दे का गहन विश्लेषण करेंगे। हमारा विषय है बिहार एजुकेशन, यानी साक्षरता और स्कूली शिक्षा का डेटा। जी बिल्कुल। और मैं सभी उम्मीदवारों को ये स्पष्ट कर दूं कि ये सत्र विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स जैसी बिहार सरकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था और जनसांख्यिकी से जुड़े ये आंकड़े केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के तथ्य मात्र नहीं है। मेरा मानना है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन और इंटरव्यू में तर्कों को प्रमाणित करने का मुख्य आधार यही डेटा होता है। एकदम सही बात है। और क्योंकि हम प्रामाणिकता और परीक्षा की सटीकता की बात कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए आज के सत्र का मिशन स्टेटमेंट स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है। इस मास्टर क्लास में हम किसी भी गैर आधिकारिक या बाहरी स्रोत का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा पूरा विश्लेषण केवल आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर आधारित होगा, जिनमें सेंसस 2011, नवीनतम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5, शिक्षा मंत्रालय की UDIS प्लस 2021-22 रिपोर्ट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और शिक्षा विभाग के लिए आवंटित बिहार बजट 2026-27 के प्रावधान शामिल है। तो बिना किसी विलंब के इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। राज्य की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रामाणिक बेसलाइन चाहिए, जो हमें 2011 की जनगणना से मिलती है। देखिए, अगर हम उस आधार रेखा की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर यानी टोटल लिटरेसी रेट 61.8% दर्ज की गई थी। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका जो लैंगिक विभाजन है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वो विभाजन क्या था? उस समय पुरुष साक्षरता यानी मेल लिटरेसी 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी मात्र 51.5% पर रुकी हुई थी। उम्मीदवारों को इन तीनों आंकड़ों के बीच के इस गहरे अंतर को अच्छे से कंठस्थ कर देना चाहिए। और यहाँ एक वैचारिक दृष्टिकोण जोड़ना बहुत जरूरी है। 51.5% महिला साक्षरता का सीधा अर्थ ये था कि राज्य की लगभग आधी महिला आबादी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित थी। जी बिल्कुल, आधी आबादी। तो इसे केवल एक संख्या या जेंडर गैप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक गहरा सामाजिक आर्थिक संकट है। शिक्षा किसी भी राज्य के विकास रूपी इमारत की नींव है, और यदि इस नींव का आधा हिस्सा ही नदारद हो तो एक मजबूत समाज की कल्पना कैसे की जा सकती है? साक्षरता कम होती है तो ये केवल पढ़ने लिखने की अक्षमता तक सीमित नहीं रहता। इसे एक हेल्थ मैट्रिक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक साक्षर माँ टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के प्रति अधिक जागरूक होती है। वो बच्चों के पोषण चार्ट को बेहतर ढंग से समझ सकती है और बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचान सकती है। यही कारण है कि ये 51.5% का आंकड़ा राज्य की उच्च मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। तो ये स्पष्ट है कि 2011 की स्थिति काफी चिंताजनक थी और इसके परिणाम बहुआयामी थे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को केवल इस पुरानी तस्वीर पर निर्भर नहीं रहना है। हमें यह भी देखना है कि पिछले एक दशक में जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर हम नवीनतम संकेतों की ओर रुख करें तो NFHS 5 का डेटा सामने आता है। हाँ, और NFHS 5 के अद्यतन आंकड़े एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ये दर अब बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच गई है। ये तो काफी बड़ा सुधार है। बिल्कुल। ये छलांग ये साबित करती है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां लागू की गईं, वे केवल कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने महिलाओं के जीवन को वास्तविक रूप से प्रभावित किया है। सही बात है। महिलाओं की साक्षरता दर 60% तक तो पहुंच गई है। लेकिन ये सुधार रातों रात या हवा में नहीं हुआ। इसकी जड़ें हमारे स्कूल शिक्षा तंत्र यानी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में गहराई से छिपी हैं।
बुनियादी साक्षरता को समझने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया स्कूलों के भीतर कैसे काम कर रही है। जी, क्योंकि आखिर साक्षरता दर तो नामांकन और स्कूल में टिके रहने का ही अंतिम परिणाम है। बिल्कुल। और इस तंत्र का विश्लेषण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की UDIC+ का आधिकारिक वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है। हाँ, UDCI+ यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस नीति निर्माण के लिए स्कूली शिक्षा को 4 स्पष्ट स्तर में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी स्तर यानी कक्षा 1 से 5, दूसरा है अपर प्राइमरी स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक है, तीसरा है सेकेंडरी स्तर कक्षा 9 और 10 और चौथा है हायर सेकेंडरी स्तर यानी कक्षा 11 और 12। यहाँ मैं उम्मीदवारों को एक बात स्पष्ट कर दूं, हम अक्सर बोलचाल की भाषा में प्राइमरी और अपर प्राइमरी को एक ही मान लेते हैं या बस मिडिल स्कूल कह देते हैं। लेकिन UDCI+ के इस तकनीकी विभाजन को इंग्लिश टर्म्स में ही याद रखना आवश्यक है, क्योंकि मेंस के उत्तरों में ये सटीकता बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग जरूरी है। तो अब अगर हम नामांकन की गतिशीलता यानी एनरोलमेंट डायनामिक्स की बात करें, तो UDSC+ का डेटा दिखाता है कि बिहार का स्कूल नामांकन सिस्टम भारत के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है, विशेष रूप से प्राइमरी लेवल पर। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम GER कहते हैं, वो लगभग सार्वभौमिक या नियर यूनिवर्सल हो चुका है। हाँ, नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट का अर्थ है कि प्राथमिक शिक्षा की आयु के लगभग सभी बच्चे आज स्कूल प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। पहुंच या एक्सेस के दृष्टिकोण से मैं कहूंगी कि ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ढांचागत उपलब्धि है। यहीं पर वो आलोचनात्मक सवाल सामने आता है जिसका जिक्र मैंने इस मास्टर क्लास की शुरुआत में किया था। देखिए, हमारा शिक्षा तंत्र इस समय एक लीकी पाइपलाइन यानी रिश्ती हुई पाइपलाइन की तरह प्रतीत होता है। सही उपमा है। प्राइमरी स्तर पर हम पाइप में छात्रों का पूरा नामांकन डाल रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी स्तर तक पहुंचते पहुंचते ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचानक भारी गिरावट क्यों दर्ज करता है? क्या ये सिर्फ पहुंच का मुद्दा है या यह शिक्षा तंत्र की कोई बड़ी संरचनात्मक खामी है जिसे हम स्ट्रक्चरल बॉटलनेक करते हैं? ये एक अत्यंत प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। UDC+ के डेटा के अनुसार ये सच है कि ड्रॉप आउट दर यानी ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी लेवल पर आकर काफी तेजी से बढ़ जाती है, और इसके पीछे पहुंच और संरचनात्मक खामी दोनों ही कारण काम करते हैं। मतलब दोनों मोर्चों पर समस्या है। जी, सप्लाई साइड यानी पहुंच की समस्या ये है कि प्राथमिक स्कूल लगभग हर गांव में उपलब्ध हैं, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों के लिए बच्चों को अक्सर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं डिमांड साइड या संरचनात्मक बाधा यह है कि 14-15 वर्ष की आयु में पहुंचते ही गरीब परिवारों में बच्चे को एक आर्थिक इकाई मान लिया जाता है। आर्थिक इकाई मतलब उनसे कमाई की उम्मीद की जाने लगती है? बिल्कुल, उन्हें उच्च शिक्षा के बजाय मजदूरी या कृषि कार्य में धकेल दिया जाता है। लेकिन सेकेंडरी स्तर पर बढ़ते हुए इस ड्रॉप आउट को केवल आर्थिक या भौगोलिक कारणों तक सीमित कर देना विश्लेषण को अधूरा छोड़ देगा। हाँ। हमें स्कूलों के भीतर की भौतिक और मानव पूंजी की जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। छात्र स्कूल में तभी टिकेगा जब वहां शिक्षण संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। एकदम सही। और मानव पूंजी में सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं। UDIS+ के टीचर डेटा का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि प्यूपिल टीचर रेशियो, जिसे PTR कहते हैं, उसमें पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार हो रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की हालिया नियुक्तियों ने इस छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर किया है। हाँ, ये नियुक्तियां काफी चर्चा में भी रही हैं। जी, लेकिन डेटा ये भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि यह सुधार अभी भी अनइवन या असमान है। और इस अनइवन वितरण की गहराई को समझना मेंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य स्तर का जो औसत आंकड़ा है वो अक्सर एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करता है, लेकिन ये जिलों के बीच की गहरी खाई को छिपा देता है। बिल्कुल, जिला स्तर पर विषमताएं हैं। शिक्षकों की उपलब्धता अलग अलग जिलों में काफी भिन्न है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की प्रचुरता हो सकती है, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण जिलों में यह अनुपात आज भी चुनौतीपूर्ण है, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। मैं सहमत हूँ, इस असमानता को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भौतिक स्कूल बुनियादी ढांचे यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो UDIC+ डेटा के अनुसार काफी सकारात्मक रुझान है। पीने के पानी
और लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि अलग शौचालय का निर्माण केवल भौतिक ढांचा नहीं है, यह सीधे तौर पर फीमेल ड्रॉप आउट को रोकने का एक अचूक हथियार है। जी, स्वच्छता और निजता सुरक्षा की भावना देते हैं। बिल्कुल। जब बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो छात्राओं का स्कूल में टिके रहना सुनिश्चित होता है। लेकिन बुनियादी ढांचे में आज एक नई और अनिवार्य आवश्यकता जुड़ गई है, डिजिटल एजुकेशन। जब हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन करते हैं तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति उभर कर आती है? यहीं पर राज्य के सामने एक लंबी यात्रा बाकी है। इकोनॉमिक सर्वे स्पष्ट करता है कि ग्रामीण स्कूलों में आईसीटी लैब्स यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स की उपलब्धता अभी भी बहुत सीमित है। डिजिटल पहुंच आज भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। तो इसे आधुनिक युग का डिजिटल डिवाइड कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ महानगरों या निजी स्कूलों के छात्र ऑनलाइन संसाधनों और कोडिंग का लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्र आज भी बुनियादी आईसीटी लैब्स तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, और ये खाई काफी गहरी है। वाकई ये खाई इतनी गहरी है कि ये केवल उनके वर्तमान सीखने के अनुभव को सीमित नहीं कर रही, बल्कि भविष्य में उनके रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित कर रही है। इसी डिजिटल विभाजन और ड्रॉप आउट जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार की नीतियां और हालिया बजट कार्य करते हैं। सरकारी पहलों और बजटीय दृष्टिकोण का विश्लेषण किए बिना इस विषय को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। जब हम लक्षित पहलों यानी टारगेटेड इनिशिएटिव्स का मूल्यांकन करते हैं तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कुछ विशेष योजनाओं ने सीधे तौर पर इन समस्याओं पर प्रहार किया है। इनमें सबसे प्रमुख है साइकिल स्कीम, विशेषकर लड़कियों के लिए। जी, साइकिल योजना ने सेकेंडरी ड्रॉप आउट को कम करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जब छात्राओं को साइकिलें दी गई तो इसने न केवल मोबिलिटी की समस्या को हल किया, बल्कि इसने समाज में एक सुरक्षित माहौल भी बनाया जिससे लड़कियां दूर के माध्यमिक स्कूलों तक पहुंच सकीं। सही कहा, ये सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, ये सशक्तिकरण और मनोवैज्ञानिक बदलाव का साधन था। इसके साथ ही यूनिफॉर्म स्कीम और विभिन्न स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ने शिक्षा से जुड़े आर्थिक बोझ को कम किया, जिससे बच्चे स्कूल में टिके रह सकें, यानी रिटेन हो सकें। आर्थिक सहायता बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। अब इन पहलों के साथ साथ हमें भविष्य के दृष्टिकोण को समझने के लिए बिहार बजट 26-27 का रुख करना होगा। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नई तस्वीर पेश की गई है? देखिए, बजट 2026-27 का विश्लेषण करते समय उम्मीदवारों को ये तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होने वाले क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ये मानती है कि मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में निवेश किए बिना राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एजुकेशन एज द हाईएस्ट बजट प्रायोरिटी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन ये विशाल धनराशि मुख्य रूप से किन प्राथमिकताओं या फोकस क्षेत्रों में लगाई जा रही है? अगर हम बजट को देखें तो 3 मुख्य फोकस क्षेत्र स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। पहला है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास। दूसरा है टीचर रिक्रूटमेंट, जिसका उद्देश्य उस अनइवन पीटीआर को संतुलित करना है जिस पर हमने पहले चर्चा की। और तीसरा, जो नीतिगत बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है, वो है स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एक बहुत ही शानदार समन्वय देखने को मिलता है। राज्य में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है। नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। लेकिन प्रशासन ये समझ चुका है कि 21वीं सदी में केवल पारंपरिक डिग्री बांटना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि अब पूरा जोर युवाओं की रोजगार क्षमता यानी यूथ एम्प्लॉयबिलिटी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर शिफ्ट हो गया है। डिग्रियों को छात्रों के लिए मार्केट रेडी बनाना होगा ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदला जा सके। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हम आज के सत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। परीक्षा भवन में जाने से पहले हर उम्मीदवार के पास इन तमाम चर्चाओं का एक ठोस सार होना चाहिए। तो आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का एक फाइनल फैक्ट शीट रिवीजन कर लेते हैं, जो आज के हमारे की टेकअवेज हैं। जी, सभी विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए इन मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। पहला, आधार रेखा के रूप में सेंसस 2011 के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 61.8% और महिला साक्षरता दर 51.5% थी। एकदम सही। दूसरा,
NFHS 5 का नवीनतम डेटा एक सकारात्मक रुझान दिखाता है, जहां महिला साक्षरता दर सुधरकर लगभग 60% हो गई है। तीसरा, UDSE प्लस डेटा यह सिद्ध करता है कि प्राइमरी स्तर पर नामांकन नियर यूनिवर्सल है, लेकिन सेकेंडरी स्तर पर आसानी और आर्थिक कारणों से एक स्पष्ट ड्रॉपआउट देखा जाता है। जी। और चौथा, शिक्षा लगातार राज्य का हाईएस्ट बजट एलोकेशन क्षेत्र बनी हुई है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ साथ रोजगार परक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि डिजिटल पहुंच अभी भी सीमित है। इन आंकड़ों और तथ्यों के पीछे छिपे तर्क को समझने के बाद सत्र को समाप्त करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों के लिए स्वयं सोचने हेतु एक विश्लेषणात्मक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, एक प्रोवोकेटिव थॉट। जी बिल्कुल। हमने बात की कि यदि प्राइमरी स्तर पर हमारा नामांकन सार्वभौमिक हो गया है और स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड अभी भी बरकरार है, जहां ICT लैब्स अत्यंत सीमित है, तो ऐसे में परंपरागत उच्च शिक्षा का ये भारी विस्तार 21वीं सदी के इस तकनीकी युग में हमारे युवाओं को वास्तव में तकनीकी रूप से एम्प्लॉयबल कैसे बना पाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जब अगले कुछ वर्षों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में हावी हो जाएगा, तो क्या हमारी मौजूदा कौशल विकास योजनाएं छात्रों को इस नए युग के लिए तैयार कर रही हैं, या हम उन्हें पुरानी नौकरियों के लिए ही प्रशिक्षित कर रहे हैं? ये वाकई एक बेहद ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। मुख्य परीक्षा के निबंध या इंटरव्यू में उम्मीदवारों को ठीक इसी तरह की जटिलताओं का समाधान प्रस्तुत करना होगा। इसलिए मैं सभी उम्मीदवारों को यही सलाह दूंगी कि वे परीक्षा में बैठने से पहले इन सभी प्रमुख डेटा बिंदुओं और इनसे जुड़ी संरचनात्मक चुनौतियों का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। जी, आज के इस आधिकारिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शिक्षा और साक्षरता पर हमारी ये चर्चा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये मास्टर क्लास सीरीज अगले सत्र में जारी रहेगी। छात्र अपनी तैयारी को इसी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाते रहें। बिहार मैटर्स की ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं।